हेलो, मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। उस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे एक एक करके। पॉइंट नंबर 1 है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म या डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म means dissolution of partnership between or among all the partners of the firm. The firm is closed or the firm is wound up or the firm is dissolved. इसका मतलब ये है कि जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो सारे पार्टनर्स के बीच जो पार्टनरशिप होता है, फर्म के पार्टनर के बीच जो पार्टनरशिप होता है वो डिसॉल्व्ड हो जाता है। फर्म का अंत हो जाता है, फर्म बंद हो जाता है। उसकी जितनी एसेट्स लायबिलिटीज है, एसेट्स को रियलाइज कर लिया जाता है, लायबिलिटीज को पेडअप किया जाता है और सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं और सेटल कर दिए जाते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अमॉन्ग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म बट द फर्म कंटिन्यूज। इसका मतलब ये है कि जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है फर्म का नहीं, तो उसमें जो पार्टनर्स हैं एग्जिस्टिंग या कंटिन्यू, उनकी रिलेशन में फ़र्क हो जाता है, रिलेशन उनका बदल जाता है, लेकिन फर्म एज इट इज चलता रहता है। जैसे हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में देखा है, एडमिशन के केस में देखा है, रिटायरमेंट के केस में देखा है या डेथ के केस में देखा है। तो इस तरह डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप दोनों एक दूसरे से भिन्न है। अगर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप होता है तो फर्म का एंड नहीं होता है, फर्म कंटिन्यूज। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो दी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म। कौन कौन से आधार हैं, जो ग्राउंड हैं, बेसिस हैं, जिनके आधार पर फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, पहला ए ग्राउंड। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब है कि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन ही होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के आधार पर। तो अगर सारे पार्टनर म्यूचुअली एग्रीड होते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, तो वो उसका डिसोल्यूशन भी हो सकता है। बी पॉइंट है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। फर्म का कंपल्सरी डिसोल्यूशन भी होता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन तब होता है जब फर्म के एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। कहने का मतलब एक पार्टनर सॉल्वेंट रहता है और बाकी पार्टनर, रेस्ट पार्टनर्स, एक या दो या तीन, वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक पार्ट के रहने से तो वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बन सकता है, तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जब बिजनेस फर्म का जो बिजनेस कर रहा है वो किसी भी कारण से अनलॉफुल हो जाता है, गवर्नमेंट के नए एक्ट के आधार पर, रेगुलेशंस के आधार पर या किसी अन्य कारण से, तो वैसी स्थिति में भी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है बाय नोटिस।
अगर पार्टनरशिप एट विल है तो पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर नोटिस देकर फर्म के डिसोल्यूशन के लिए और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के लिए बता सकता है और पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकता है। अनहैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर पार्टनरशिप डीड्स में प्रोविज़न है कि कुछ बेसिस के आधार पर किसी घटना के घटित होने के आधार पर फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है, तो उन घटनाओं के होने पर फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। अगर पार्टनरशिप एक निश्चित टर्म के लिए ये उसके आधार हैं। अगर पार्टनरशिप निश्चित टर्म के लिए बना है तो उस टर्म के व्यतीत होने पर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। अगर पार्टनरशिप अगर फर्म एक निश्चित वेंचर को करने के लिए बना है तो उस वेंचर के पूरे होने पर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद अगर प्रोविज़न डीड में, पार्टनरशिप डीड में ये है कि किसी पार्टनर के डेथ होने पर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, तो फर्म के पार्टनर के डेथ पर भी डिसोल्यूशन फर्म का हो जाता है। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके आधार पर भी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। अब लास्ट है ई पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। उसका एग्जाम्पल है, अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। अगर कोई पार्टनर इनकैपेबल हो जाता है काम करने से तो कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। अगर कोर्ट कोई अन्य ग्राउंड समझता है कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है तो उसके आधार पर भी वो फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फोर्थ, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के जो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स हैं उनके सेटलमेंट कैसे किए जाते हैं। जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो वैसी स्थिति में जितने भी फर्म के अकाउंट्स हैं उनको सेटल करना ज़रूरी होता है, उनको क्लोज करना ज़रूरी होता है। तो उनकी क्लोजिंग कैसे की जाती है, उनको सेटल कैसे किया जाता है, इसका वर्णन द पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 48 में दिया गया है। और इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं। पहला है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, सेक्शन 48A में दिया हुआ, इंक्लूडिंग डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जब लॉस होता है तो लॉस को कैसे हम लोग पूरा करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म करते हैं, उसके बाद आउट ऑफ कैपिटल करते हैं, और लास्टली पार्टनर्स के पर्सनल स्टेट से, पार्टनर से पर्सनली उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं। अब बी पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स कैसे किया जाता है। मतलब जब एसेट को रियलाइज़ किया जाता है, एसेट को बेचा जाता है, उससे जो पैसा प्राप्त होता है उसको कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, ये द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 48B में बताया गया है। इसमें पहला पॉइंट है, सबसे पहले पेमेंट हम लोग करते हैं थर्ड पार्टीज को। थर्ड पार्टीज मतलब जो आउटसाइड क्रेडिटर्स हैं, आउटसाइडर्स है फर्म के,
आउटसाइडर्स है। आउटसाइडर्स का मतलब यहाँ उन लोगों से है जो फर्म से जो संबंधित नहीं है, जैसे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, दैट बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। आउटसाइडर्स में पार्टनर के स्पाउस का या उनके रिलेटिव्स का लोन हो सकता है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हो सकती है, कोई अन्य कई तरह के जो बाहर के लोगों को देना होता है, उसमें उसको हम लोग पहले पे करते हैं। फिर जब कुछ बचता है तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट का पेमेंट करते हैं। पार्टनर्स के लोन अकाउंट का पेमेंट करते हैं रेटिवली। रेटिवली का मतलब ये है कि अगर थर्ड पार्टी को पैसा देने के बाद पैसा नहीं बचता तो जितना बचा है और जितने पार्टनर हैं, जितना लोन है, उसको एक रेट के अनुसार दे देते हैं। जैसे सपोज ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। ए और बी का लोन है, ए का लोन 20,000 है, बी का लोन 10,000 है। फर्म 50% ऑफ लोन देने की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में ए को हम आउट ऑफ 20,000 10,000 देंगे और बी को आउट ऑफ 10,000 5,000 देंगे। ऐसा नहीं है कि ए को 15,000 देंगे और बी को कुछ भी नहीं देंगे। तो रेटिवली करते हैं। अगर लोन का पेमेंट करने के बाद कुछ बचा हुआ है तो ड्यूज ऑफ कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करते हैं, वो भी रेटिवली करते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो द रेजिड्यू इन PSR, जो बचा हुआ है उसको जो पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। अब नेक्स्ट 5th पॉइंट है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट। ये द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 49 में इसके बारे में दिया हुआ है। फर्म्स का जो डेप्ट होता है उसका पेमेंट सबसे पहले जो फर्म का एसेट का वैल्यू रियलाइज होता है, जो मिलता है, उससे किया जाता है। और जो अगर कुछ बचता है उसके एसेट के वैल्यू को बेचने के बाद जो पैसा मिलता है वो सबसे पहले उससे फर्म के डेप्ट का पेमेंट किया जाता है। अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स के प्राइवेट डेप्ट का भी पेमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसी रेशियो में, जिस रेशियो में है वो PSR है, जो उनका हिस्सा है। पब्लिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस रेशियो में है उसी रेशियो में हम उनको उनके प्राइवेट डेप्ट का पेमेंट करेंगे फर्म के एसेट के रियलाइजेशन के बाद। अगर बचने के बाद, अगर नहीं बचता है तो फिर प्राइवेट डेप्ट के पेमेंट का सवाल ही नहीं आता है। उसके बाद प्राइवेट डेप्ट जो है, प्राइवेट डेप्ट का पेमेंट पहले प्राइवेट एसेट से करते हैं और प्राइवेट एसेट के से प्राइवेट डेप्ट का पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचता है तब उससे उसका उपयोग हम लोग फर्म के डेप्ट का पेमेंट करने में कर सकते हैं। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो हम लोगों को कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में जितने एसेट्स हैं उनको, एसेट का वैल्यू है उनको, एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनको लिखते हैं, उनको ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उनसे जो रियलाइजेशन होता है उसका अकाउंटिंग करते हैं। फिर उस पर एक प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही एक नॉमिनल अकाउंट है, जिसमें अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो जाता है, डेबिट बैलेंस होता है तो पार्टनर्स के लिए लॉस होता है, जिसको उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं।
पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं। अब पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बनता है, नहीं दिया हुआ है तो नहीं बनता है। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद बैंक और कैश अकाउंट बनाते हैं। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि इन डिफरेंट अकाउंटिंग अकाउंट्स में जनरलाइजेशन कैसे किया जाता है, कैसे इंट्रीज की जाती है। अकाउंटिंग इंट्रीज रिगार्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट। For closing the asset account including गुडविल के साथ इसको सारे एसेट के अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। पहले हम लोगों ने गुडविल के बारे में सीखा है कि गुडविल के अकाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। इसको रियलाइजेशन अकाउंट में सारे के सारे एसेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब एसेट के अकाउंट को क्लोज करने के लिए, तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और वेरियस एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जो उनका बुक वैल्यू है उससे, जो बुक वैल्यू है उससे। अगर किसी एसेट के अगेंस्ट में प्रोविज़न है तो क्या करते हैं, हम एसेट के पूरे वैल्यू को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे अगर डेटर्स के अगेंस्ट में प्रोविज़न है तो डेटर्स का जो फुल वैल्यू होगा तो वो ट्रांसफ़र करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए जो अमाउंट माइनस करके जो नेट वैल्यू दिखाया गया उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। उसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इन्वेस्टमेंट एसेट के अगेंस्ट में, तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट को फुल वैल्यू पर ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। जो उसके के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको नहीं ये करेंगे, उसको हम लोग ट्रांसफ़र करने के लिए अलग से एंट्री करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या एंट्री करते हैं, जो उस पर रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे हम लोग लायबिलिटी साइड के अकाउंट को क्लोज करने के लिए करते हैं, उसी तरह यहाँ भी करते हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट है तो यहाँ मैंने सारा एसेट कहा है, तो ये एक्सक्लूडिंग या एक्सेप्शन इसमें ये सारे आते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट जो भी है लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनके जो बैलेंस होते हैं, चूँकि ये वैल्यूलेस एसेट्स होते हैं। वैल्यूलेस मतलब यू कांट रियलाइज एनीथिंग आउट ऑफ दीज एसेट्स, दे आर फिक्स्ड वन, इनको एसेट मान लिया जाता है। ओके, तो ये कहें हम तो ये कूड़ा है जो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, किसी भी कारण से, कोई कारण हो सकता है, वहाँ इसके एक्सप्लेनेशन बहुत पहले हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं। यहाँ फिक्स्ड एसेट को है या या जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसके लिए पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट करते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रिएट करते हैं। अगर इसके बाद बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट मतलब जो रियलाइजेशन का एंट्री है उसका बी पॉइंट, फॉर क्लोजिंग दी लायबिलिटीज अकाउंट। आउटसाइडर्स मैंने बताया पहले भी कि आउटसाइडर्स
की लायबिलिटी होती है और एक इनसाइडर्स की लायबिलिटी होती है। तो आउटसाइडर्स की जो लायबिलिटीज है, जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स, स्पाउस और रिलेटिव्स है, लोन्स फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस है, वेरियस। तो उसके लिए जब हम एंट्री करते हैं ट्रांसफ़र के लिए, तो वेरियस लायबिलिटीज़ आउटसाइडर्स का जो अकाउंट है उसको डेबिट करते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। प्रोविज़न वगैरह है उसके लिए हम लोग यहाँ जो एंट्री करते हैं हमने बताया है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए भी हमने बताया है यहाँ। इसके अतिरिक्त लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स का लोन होता है और कैपिटल अकाउंट होता है, तो ये सेपरेटली ओपन किया जाता है और इनके साथ सेपरेटली डेल्ट विथ किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट का। अगर डेबिट बैलेंस है तो उनको ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसके अतिरिक्त इसके बाद फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करने के लिए कैसे ट्रीट करते हैं, उसके लिए हम लोगों को 2-3 आधार है, 3-4 आधार है, उसके आधार पर जिस तरह का है उस तरह उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर WCR के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी नहीं है तो WCR अकाउंट को डेबिट करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। मतलब पूरा का पूरा कोई लायबिलिटी नहीं है, पूरा का पूरा पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेकंड पॉइंट है अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस दैन दी WCR। अमाउंट अगर कम है, जो लायबिलिटी का अमाउंट है वो WCR के अमाउंट से कम है, वैसी स्थिति में WCR अकाउंट को डेबिट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को। टू रियलाइजेशन अकाउंट उस अमाउंट के लिए करते हैं जो लायबिलिटी का है, और जो एक्सेस अमाउंट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। अगर स्थिति यह है कि अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू द WCR, वैसी स्थिति में पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। पूरा का पूरा WCR का अमाउंट को डेबिट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। अगर अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज मोर देन द WCR, उससे ज़्यादा है, तब भी वही एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इन दोनों स्थिति में जब पेमेंट करेंगे तो अगर बराबर है तो उतना ही पैसा देंगे, अगर वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी ज़्यादा है तो उतना पैसा देना पड़ेगा, तो उतना पैसा डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। आगे एंट्री इसकी देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट की, unrecorded assets and liabilities account are not transferred to realization account because they are not recorded till date, that is their accounts are not opened। जो ट्रांसफ़र की एंट्री होती है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, वो उन्हीं क्या करते हैं जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हैं, जो एडजस्टमेंट एंट्री क्वेश्चन में दिया हुआ है और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, क्योंकि वो पहले से तो बुक्स में है नहीं तो वो क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, उनका एडजस्टमेंट जरूर हम करते हैं, उसके लिए आगे एंट्रीज बताई गई है, उसको ध्यान देंगे और देखेंगे। अब फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट से जो भी रियलाइजेशन होता है वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट भी है उससे भी अगर कुछ रियायत होता है, इंक्लूडिंग गुडविल अकाउंट, गुडविल से भी चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो उससे भी कुछ रियलाइज होता है। जैसे कोई पार्टनर फर्म का गुडविल टेक ओवर कर लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, फर्म का गुडविल कोई बाहर का व्यक्ति खरीद लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ये
हम लोग आगे के एग्जाम ये जनरल में देखेंगे। इसमें भी अनेक स्थितियाँ हो सकती हैं। व्हेन दी एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, और गुडविल भी कैश में बिकता है तो कैश एंड या और कोई अन्य विषय बिकता है तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके। व्हेन एन एसेट इज टेकन बाय ए पार्टनर, अगर एसेट को कोई पार्टनर ले रहा है तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं विथ एग्रीड वैल्यू और टू रियलाइजेशन अकाउंट करते हैं। यहाँ भी जो होता है कैश एंड बैंक अकाउंट वो रियलाइज्ड वैल्यू जितना है, एसेट के बुक वैल्यू से नहीं, जितना उसको बेच के मिलता है उससे। तीसरा पॉइंट है व्हेन एसेट्स आर गिवन टू एनी ऑफ द क्रेडिटर्स टुवार्ड्स पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, उसके ड्यूज के पेमेंट में दिया जाता है। अगर तो कोई एंट्री नहीं होती है, लेकिन अगर एसेट के वैल्यू से उसका ड्यूज पूरा नहीं होता है, जो बैलेंस बचा हुआ है, तो उसको हम लोग कैश में पेमेंट करते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, कैश एंड या दैट रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और आगे इंटरेस्ट भी बताई गई। फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज विदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, अगर लाइबिलिटीज चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड कुछ भी, उसका अगर पेमेंट जैसे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, कोई लाइबिलिटी है जिसका पता नहीं है, एकाएक अराइज कर गया, तो वैसी स्थिति में अनपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं टू कैश और बैंक अकाउंट। इसके बाद इफ़ ए पार्टनर्स एग्रीज टू सेटल ए लायबिलिटी, अगर पार्टनर कोई लायबिलिटी को सेटल करने के लिए एग्री करता है तो ऐसी स्थिति में रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू कंसर्न पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है किसी एसेट के वैल्यू के रियलाइजेशन के बारे में, तो हम लोग मान लेते हैं कि उस एसेट से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन में अगर लायबिलिटी के सेटलमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसी हिस्से के या पूरी लायबिलिटी के, तो ऐसी स्थिति में हम एज्यूम करेंगे, हम मान लेंगे कि जितना बुक वैल्यू है या जितना बकाया है उतने का पेमेंट हम लोग को करना है। और अगर हम करेंगे, अगर क्रेडिटर्स के अकाउंट में एसेट को सेटल करने के बाद अगर कुछ एसेट उसका पार्ट बचा हुआ है तो उसके लिए क्या है, हम लोग एंट्री करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू कैश और बैंक अकाउंट करेंगे। पहले भी मैंने बात की थी। इसके बाद एफ पॉइंट है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। जब रियलाइजेशन होता है, फर्म को डिसॉल्व होता है, उसका एसेट सब बेचा जाता है, फिर जो क्रेडिटर्स हैं या जो उनके लेंडर्स हैं उनको पेमेंट किया जाता है, कैपिटल का पेमेंट किया जाता है वगैरह वगैरह, तो इसमें खर्च होता है। तो इस खर्च को कैसे डील विथ करते हैं, इसके भी 4-5 कंडीशंस हैं। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म, अगर फर्म बॉर्न भी करता है और पेड भी करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हैं। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय ए पार्टनर, फर्म बॉर्न कर रहा है लेकिन पेमेंट पार्टनर कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। व्हेन द फर्म पेज फिक्स्ड अमाउंट टू ए पार्टनर एज हिज रिम्यूनरेशन फॉर अंडरटेकिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड द partner is to bear realization expenses। समझ में आ गई होगी बात। अगर फर्म डिसोल्यूशन का काम किसी पार्टनर को देता है, उसके लिए एक रिम्यूनरेशन देता है और पार्टनर रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस बियर करना है पार्टनर को, तो वैसी स्थिति में फॉर अमाउंट पेएबल टू दी पार्टनर, पार्टनर को जो अमाउंट पेएबल है उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, टू कंसर्न पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हैं। अगर
इस स्थिति में जो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है उसका पेमेंट फर्म के द्वारा किया जाता है, तो कंसर्न पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं टू कैश और बैंक अकाउंट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है रियलाइजेशन अकाउंट्स के पेमेंट का, when the firm pays amount to a partner as his remuneration for dissolution of the firm but dissolution expenses are borne by the firm। यहाँ दोनों चीज़ फर्म को ही देना है, एक रिम्यूनरेशन पार्टनर को देना है जो डिसोल्यूशन का काम कर रहा है, और फर्म का डिसोल्यूशन का जो एक्सपेंस है वो भी पेमेंट करना है। तो ऐसी स्थिति में हमको दो एंट्री करनी पड़ेगी। फॉर पेमेंट टू दी पार्टनर को जो पेमेंट करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट किया जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। एक अन्य स्थिति है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय दी borne by one partner and paid by another partner। अगर किसी एक पार्टनर को बियर करना है और दूसरा पार्टनर उसका पेमेंट कर देता है किसी कारण से, तो जो बियर कर रहा है उस पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और जो पे कर रहा है उस पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। आर ई बियरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर ई पेइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब क्लोज फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट, तो क्लोजिंग के समय हमको अगर रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है, अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो लॉस होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को अगर प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इन PSR क्रेडिट करते हैं। अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं इन PSR और टू रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। इफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंसर्न पार्टनर इज देयर, अगर डेबिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट के पार्टनर से कैपिटल अकाउंट का, तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, क्योंकि अगर डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स को उतना पैसा तो लाना पड़ेगा, तो पैसा वो उतना नहीं लाए, अगर उतना उसके लोन अकाउंट से वो अमाउंट कम है अगर, तो उसको के लोन अकाउंट में उतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं और जो रेस्ट पैसा बचता है वो उसको पेमेंट उसको कर दिया जाता है अगर उस पार्टनर का लोन अकाउंट है तो पहली स्थिति में इफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंसर्न पार्टनर इज देयर, तो कंसर्न पार्टनर्स के लोन अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं डेबिट बैलेंस जितना अमाउंट का है उतना से। जो रेस्ट बचता है अगर, या अगर फुल पेमेंट है उसका डेबिट बैलेंस नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो कंसर्न पार्टनर्स लोन अकाउंट को डेबिट करते हैं टू कैश या बैंक अकाउंट करते हैं। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं, ऑन ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन करंट अकाउंट। हमने पहले भी बात की थी, करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं। ऑन ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट, कंसर्न पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रिएट करते हैं। ऑन ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं, रिजर्व अकाउंट को डेबिट करते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट करेंगे, PSR में डेबिट करेंगे।
फॉर रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन के प्रॉफिट जो होता है तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन PSR। फॉर रियलाइजेशन पर लॉस अगर होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट करते हैं, डेबिट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल को इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फॉर फाइनल सेटलमेंट विथ पार्टनर्स, पार्टनर्स को तो फाइनली पे ऑफ करना हुआ है या उसको अमाउंट लाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या एंट्री होगी? अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिफिसिट है तो पार्टनर को पैसा लाना पड़ेगा तो उसके बैंक या कैश अकाउंट को फर्म के डेबिट करते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अगर सरप्लस है तो ऐसी स्थिति में पार्टनर फर्म से पैसा निकालेगा तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अब लास्ट अकाउंट है बैंक या कैश अकाउंट। सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है दोनों अकाउंट, तो ऐसी स्थिति में कोई एक अकाउंट क्लोज कर देते हैं, या तो कैश का जो अमाउंट है उसको बैंक में जमा कर देते हैं या बैंक अकाउंट को क्लोज करके पूरा कैश ऑफिस में ला देते हैं और कैश सारा सेटलमेंट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में क्या क्या एंट्रीज होते हैं। बैंक या कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस होता है, अगर पार्टनर कुछ भी पैसा लाता है तो वो होता है। एसेट के बेचने से या रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड उससे पैसा आता है, उसकी एंट्री डेबिट साइड में होती है। क्रेडिट साइड में क्या क्या एंट्री होती है? क्रेडिट साइड में एंट्री होती है जो आउटसाइड लायबिलिटीज है उसका पेमेंट के लिए जो पेमेंट किया जाता है वो एंट्री होती है। उसके बाद पार्टनर्स को अगर पैसा कुछ उसके कैपिटल अकाउंट में बचा हुआ है, ड्यूज है, तो उसका पेमेंट होता है तो उसकी एंट्री होती है। इसके अतिरिक्त पार्टनर्स का अगर लोन है तो लोन का पेमेंट होता है तो उसकी एंट्री होती है। जो एक्सपेंसेज रियलाइजेशन के उसका पेमेंट करना पड़ता है तो उसकी एंट्री होती है। तो ये सारी एंट्री इसमें की जाती है। बैंक एंड कैश डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस सेल ऑफ एसेट्स ब्रॉट बाय पार्टनर्स, सेल ऑफ एसेट्स अमाउंट ब्रॉट बाय पार्टनर्स। क्रेडिट साइड में अमाउंट ब्रॉट बाय पार्टनर्स। क्रेडिट साइड में पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एक्सपेंसेज एंड पेमेंट टू पार्टनर्स। इफ कैश एंड बैंक अकाउंट्स both are there, one of them cash or bank be closed by depositing cash into bank or closing bank account and receiving cash. Thank you. See you again.